गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर जो है आपका हिंदी का रीडर सेक्शन में नमक का दरोगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है ये रिपीट हो रहा है इसलिए ताकि आप इसका रिवीजन दोबारा से कर सकें और वो बच्चे जो कक्षा में बाद में जुड़े हैं, यानी जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है या बाद में किसी रीजन से बाद में आए हैं कक्षा में, उनके लिए ये रिपीट वीडियो जा रही है। तो आगे भी ये ऐसे ही जारी रहेगी रिपीट वीडियो, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। आगे जितने भी लेसन हमारे रीडर सेक्शन के होंगे, आज से रीडर सेक्शन शुरू हो गया है, इससे पहले आपकी पोइट्री सेक्शन की रिवीजन वीडियो जा चुकी है। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी जिन बच्चों ने लेसन नहीं पढ़ा है या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर पर। पहले चैप्टर का जो आपका रीडर सेक्शन का जो चैप्टर है ये 11वीं कक्षा का है और पाठ का नाम है नमक का दरोगा। नमक के दरोगे में आप जो पाठ पढ़ेंगे, दरोगा का मतलब होता है सिपाही। ठीक है, आपने भी देखा होगा बहुत सारे सिपाही तैनात होते हैं किसी न किसी पोस्ट पर, तो यहाँ पर भी एक सिपाही की बात है और वो सिपाही भी कैसा है उस पर वो चर्चा करनी है। लेकिन इसमें हम जब पाठ नमक का दरोगा पढ़ेंगे तो इसमें दो मुख्य पात्र हैं। एक पात्र का नाम है यहाँ पर वंशीधर, जो एक दरोगा के पद पर नियुक्त है, ठीक है, जिसको हम सिपाही कह सकते हैं, वो दरोगा के पद पर है। उसके साथ साथ में मैं इसका चरित्र भी बता रही हूँ। चरित्र का मतलब वो कैसा व्यक्ति है, यानी कि वो ईमानदार है, यानी काम के प्रति बहुत समर्पित है, अपना काम ईमानदारी से करता है, कर्मठ है, यानी काम के प्रति कोई भी उसको लापरवाही पसंद नहीं है, और कर्तव्यनिष्ठ यानी अपना काम वो पूरी तरह से करने की कोशिश करता है, निभाने की कोशिश करता है, उसमें किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतता वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा पात्र है इसमें पंडित आलोकदीन। पंडित आलोकदीन जो है वो एक सेठ हैं, और सेठ भी कैसे, जिस इलाके में वो रहते हैं वो प्रतिष्ठित इलाका है, और उस प्रतिष्ठित इलाके में पंडित आलोकदीन का बहुत रोब है, यानी कि सब लोग उसे मतलब सेठ के तौर पर उसका सम्मान करते हैं, उसकी जी हजूरी करते हैं, कुछ उसके तलवे चाटते हैं, और यहाँ तक कि मतलब सारा जो शहर का दबदबा है वो पंडित आलोकदीन का पूरी तरह से छाया हुआ है। जहां से भी जिस भी गली या शहर से वो निकल जाते हैं तो लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, यानी इतना सम्मान उनको देते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मतलब फेमस है, और घमंडी भी है। घमंडी उसको लगता है कि जितना मेरा सम्मान है शायद किसी का नहीं है, और वो चाहता है कि मैं पैसों के बल पर सबको खरीद सकता हूँ। उसका मानना है कि मैं पैसों के बल पर कोई भी काम करवा सकता हूँ। उसके बाद वो कहता है वो चापलूस भी है। चापलूस का मतलब यहाँ पर है अगर उसे अपना कोई काम निकलवाना हो तो वो घूस या रिश्वत देने में भी पीछे नहीं हटता, उसका काम निकल जाना चाहिए, इसलिए वो जी हजूरी करने में, अर्थात क्या बोलते हैं आप उसको, कि भाई वो तलवे चाटता है, किसी के भी पैर में गिड़गिड़ाएगा, उसे बोलेगा, पैसे देगा, लालच देगा, ऐसे करवा दूंगा। तो इस तरह से उसकी जो चरित्र है वो हमारे सामने आता है। फिर जो तीसरा पात्र है वो है मुंशी जी। अब ये मुंशी जी कौन है? मुंशी जी जो है वो दरोगा के पिताजी हैं। दरोगा के जो पिताजी मुंशी जी हैं वो उन्होंने भी बहुत साल सिपाही के तौर पर नहीं, लेकिन उन्होंने कलर यानी मुंशी के नाम से, यानी जैसे लिखा पढ़ी का काम होता है इसके तौर पर उन्होंने बहुत मतलब काफी सालों तक अपनी नौकरी की है, और एक ईमानदार और जैसा समय चलता है उसके हिसाब से ढलने वाले व्यक्ति हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा जिक्र जो है आपको दरोगा जी अर्थात जो वंशीधर हैं उनके पिताजी का भी पिताजी के साथ साथ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताएंगे। अब बात हम करते हैं कि ये जो चैप्टर है ये हमें क्या सीख देगा। ये जो चैप्टर है ये आपको ये सीख देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो सच्चा देशभक्त है या अपने देश से प्रेम करता है तो वो किसी भी पद पर जाकर गद्दारी नहीं करेगा, और अपना जो कर्तव्य है उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेगा। साथ में दूसरा ये भी बताते हैं कि अगर ऐसे ईमानदार लोग जैसे दरोगा जी हैं, ऐसे ईमानदार लोग यदि देश में हो जाएं
तो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार की जो समस्या है, जो रिश्वत लेने की जो समस्या है, छोटे छोटे काम के लिए जो रिश्वत ली जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये पाठ हमें ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ बनकर देश की सेवा करने, साथ साथ में भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने में हमारी मदद करता है और हमें सीख देता है, प्रेरणा देता है कि हमें इसी तरह से किसी भी सरकारी पद पर जाए तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ऐसे लोगों को उजागर करें जो इस तरह की मतलब बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह को बढ़ावा देते हैं, उनकी पोल खोलें ताकि उन्हें सही रास्ते पर ला सके। तो ये पाठ हमें यहीं तक, जो आपका इंट्रोडक्शन है पाठ का, वो यहीं तक है। अब जो आगे की जो कहानी है वो हमें किताब से पढ़नी है, तो आप किताब रखिएगा, साथ में मैं भी आपको किताब से ही पढ़ा रही हूँ। हाँ जी बेटा, नमक का दरोगा पाठ का नाम आपका है। जब नमक का नया विभाग बना, यानी नमक का एक नया विभाग बनाया गया और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। जैसे ही उसका डिपार्टमेंट बनाया तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु अर्थात नमक की बात हो रही है यहाँ पर, उसके व्यवहार करने का, यानी कि जो लोग फ्री में ले आते थे नमक को, उनका व्यापार करने का जो है वो निषेध हो गया। निषेध का मतलब रोक लगा दी गई। अब मान लीजिए कोई विभाग बना है, लोग फ्री में चीजें लेके आते हैं, तो ऐसे में अगर उन पर रोक लगा दी जाए तो लोग क्या करेंगे? चोरी छिपे लेकर आएंगे उस चीज को। तो कहते हैं ऐसे ही तो लोगों ने चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, यानी कि नमक जो है वो चुरा कर लाया जाने लगा। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, यानी चोरी छिपे नहीं करने लगे तो किसी और तरीके से निकाला गया, यानी कि अनेक तरह के जो षड्यंत्र रचे गए। जैसे कोई रिश्वत लेके काम निकाल लेता, कोई चालाकी से आंखों में धूल झोंक के काम निकाल लेता। अधिकारियों के पोबारा थे। अधिकारी का मतलब, पोबारा का मतलब यहाँ पर है, मुहावरा है। अधिकारियों की जो है वो मौज थी। अब मौज कैसे थी? पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर, यानी पटवारी का जो है वो सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित पद माना जाता है, लेकिन उसे भी छोड़कर लोग इस विभाग में बरकंदाजी करते थे, यानी बंदूकधारी बने रहते थे। वो सोचते थे कि हमें ये पटवारी का पद छोड़कर काश हम भी नमक विभाग में क्या है, बंदूकबाजी अर्थात दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाते। लेकिन इस दरोगा के पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था, यानी वकील भी ये चाहते थे जिन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, जो रेस्पेक्ट के तौर पर माने जाते हैं। वकीलों का भी मन करता था कि हम भी दरोगा बन जाएं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी कि उस समय अंग्रेजी शिक्षा हो या किसी को ईसाई धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो लोगों को एक ही वस्तु समझ में आती थी और फारसी का प्रलभ्य था। ठीक है, प्रबल्य का मतलब यहाँ पर है फारसी उस समय ज्यादा बोली जाती थी, तो फारसी जिसको ज्यादा आती थी, अंग्रेजी जिसको ज्यादा आती थी, जो ईसाई धर्म का जो पक्ष लेते थे, या फिर जिनको प्रेम कथाएं, यानी कि बहुत सारे प्रेम प्रसंग जिन्हें वाचक कथाएं होती थी उनके बारे में, यह श्रृंगार रस की कविताएं पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया जाया करते थे। यानी कि फारसी में अगर इस तरह की, जिसे अच्छी अंग्रेजी आती हो, ईसाई धर्म के बारे में जानता हो, जिसकी फारसी बहुत अच्छी हो, जिसको प्रेम कथाएं आती हो, जिसको श्रृंगार रस की कविताएं आती हो, अगर ये सारी चीजें उसमें व्यक्ति को आती हो या फिर उनमें से किसी एक चीज भी आती हो, तो वो सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करता था। उस समय थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, उसको भी वो नमक के दरोगे के पद पर या किसी भी अच्छी पोस्ट पर उस समय लगा दिया करते थे। मुंशी बंसीधर जी जुलेखा की विरह खाता समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम प्रसंगों को नल और नीर की लड़ाई, यानी कि मुंशी बंसीधर ने जुलेखा की विरह गाथा, जुलेखा किसी नायिका का नाम है, उसकी विरह कथा का समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम प्रसंग के आधार पर नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी ये उन्होंने समझ लिया था कि भाई क्या क्या चीजें हैं, इसकी भी बारे में पता था, उसको इनके बारे में भी पता था, नल और नील की लड़ाई के बारे में भी पता था, अमेरिका का आविष्कार किसने किया ये भी सबको पता था। तो कहते इसको आगे बढ़ाते हुए समझने वो नौकरी की तलाश में निकल गए। उनके जो पिताजी थे अनुभवी पुरुष थे, यानी किसके, नमक का दरोगा अर्थात बंसीधर जो है उनके पिताजी की बात हो रही है। कहते वो बड़े अनुभवी थे, समझाने लगे। जब वो नौकरी पर जाने लगे तो उन्होंने उसे समझाया। क्या समझाया? बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी कि घर की हालत तो तुम्हें पता ही है,
यानी जब वो नौकरी पे जाने लगा तो उसे समझाया कि बेटा घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो, ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, अर्थात हम पर बहुत कर्ज है। लड़कियां हैं यानी घर में बेटियां भी हैं, वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, अर्थात घास फूस की तरह वो बढ़ रही हैं, उम्र उनकी जल्दी हो रही है। मतलब जो बेटियां हैं वो जल्दी जवान हो जाती हैं, इसलिए उन्हें घास फूस की तरह फटाफट बढ़ता हुआ या जवान होता दिखाया गया है। फिर उसने कहा, किसने? दरोगा के पिता ने, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का मतलब किनारे पर, यानी ऐसा वृक्ष जो कभी भी टूट सकता है, जो कभी भी जिसकी जड़ मतलब मजबूत नहीं है, कभी भी गिर सकता है। कहते मैं भी ऐसा ही हूँ, अर्थात वृद्ध हो चुका हूँ, बुढ़ापा मुझे आ गया है, न मालूम कब गिर पड़ूं, न जाने मैं कब गिर जाऊं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार का मतलब अब तुम ही घर के कर्ता धर्ता हो। नौकरी में औंधे की ओर ध्यान मत देना। कहते नौकरी में पाने जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, औंधे का मतलब पद की तरफ मत देखना, यानी पोस्ट की तरफ मत देखना, पोस्ट ऊंची है या नीची है। ठीक है, ये तो पीर की मजार है। कहते ये तो जैसे पीर बाबा की मजार बन जाती है और उस पर चादर तो हर कोई चढ़ाता है, अर्थात पद पर, किसी पद पर जाओगे तो वो दूर से तो अच्छा दिखता है, ठीक है, और तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, लेकिन कहते ये ध्यान रखना निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए जो वो पद आप प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, उस पर चढ़ावा कितना आएगा, यानी ऊपरी कमाई कितनी आएगी। ठीक है, यानी कि पीर की मजार कहीं पर भी बन जाती है तो आते जाते लोग कुछ भी दे देते हैं, वो तो है ही, कहते लेकिन फिर भी और ऊपर से चढ़ावा क्या होगा, इस पर ध्यान रखना। अर्थात तनख्वाह जो है वो तो तुम्हें मिलनी चाहिए, जिस पोस्ट पर तुम जा रहे हो उसकी तनख्वाह तो तुम्हें मिले, लेकिन साथ साथ में ऊपरी कमाई भी हो, ऊपरी आय हो तो अच्छी बात है। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो, यानी कि ऐसी नौकरी ढूंढना जहां पर ऊपर का पैसा भी आए, यानी फालतू की जो रिश्वत है वो भी तुम्हें मिल जाए। मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है। अब उसने समझाया कि मासिक का मतलब महीने में जो वेतन मिलता है वो पूर्णिमा के चांद की तरह होता है। अब यहाँ पूर्णिमा के चांद की तरह इसलिए बताया है क्योंकि पूर्णिमा का जो चांद होता है वो एक दिन पूरा निकलता है, ठीक है, तो उसी तरह से आपको तनख्वाह भी एक महीने में मिलती है जब वो पूरी मिलती है, लेकिन जैसे चांद जो है पूरा निकलने के बाद धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, उसी तरह से तनख्वाह भी महीने में पूरी मिलती है, लेकिन वो धीरे 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 आते समय और एक दिन पैसा एक भी जेब में नहीं बचता। तनख्वाह आती है उस दिन तो जेब भरी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वो कब खर्च हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता। इसलिए उसने कहा कि जो आपका वेतन है वो तो पूर्णिमा का चांद है, वो तो एक दिन मिलेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते खत्म हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है। कहते ऊपर की आय हो तो ऐसा साधन हो जिससे सदैव प्यास बुझती है, यानी ऊपर की कमाई हो तो उसमें थोड़ा बहुत अपना गुजारा और अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, ऊपरी कमाई में क्या है, ऊपर की कमाई आती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे लोगों को लगता है कि भाई घर खर्च में क्या है, तनख्वाह बच जाएगी, ऊपरी खर्चे से जो है आपका खर्चा निकल जाएगा। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती। कहते जो वेतन मिलता है वो तो तुम्हें वो देगा, अधिकारी देगा या सरकार देगी, कहते उसमें फायदा थोड़ी होता है। ऊपरी आमदनी यानी ऊपर की जो आय है, ऊपर का जो पैसा है, ऊपर का जो पैसा है वो ईश्वर देता है। कहते ऊपर की जो कमाई है यानी ऊपर का जो 2 नंबर का जो पैसा आता है, कहते वो तो ईश्वर की देन है। काम बन गया तो पैसा आ गया, नहीं बना तो नहीं आया, ठीक है, तो वो कहते हैं इसी से उसकी बरकत होती है। कहते हैं अगर तनख्वाह भी मिलती रहे और ऊपर ईश्वर भी मेहरबान हो तो कहते हैं जिंदगी में बरकत ही बरकत है। तुम स्वयं विद्वान हो यानी काफी पढ़े लिखे हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, यानी ज्यादा कहने की मुझे जरूरत नहीं है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। इस विषय में मतलब ऊपरी कमाई में, कहते ऊपरी जब कमाई करोगे तो उसमें विवेक का मतलब बुद्धि, ठीक है, दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलाना पड़ता है। जैसे कहते सबसे पहले क्या करो, मनुष्य को देखो, यानी जो सामने तुम्हारे मनुष्य आया है, आप किसी भी पोस्ट पर बैठे हैं और वो आपके लिए आपसे काम निकलवाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या देखना है, उस मनुष्य को देखना है, उसकी आवश्यकता को देखो, यानी जो आया है उसकी जरूरत क्या है, क्या वो वास्तव में जरूरत है उसको या नहीं। फिर अवसर को देखो, फिर अवसर देखो यानी दाएं बाएं देखो, कोई देख तो नहीं रहा है तुम्हें, ठीक है, या तुम्हारी कोई बातें तो नहीं सुन रहा है, या अवसर है या नहीं, मौके को देखो, मौके का फायदा उठाओ।
उसके उपरांत जो उचित है वो समझो। यानी कि मनुष्य की देखो, उसकी जरूरत देखो, मौका भी देखो। ठीक, कई बार क्या होता है मौका नहीं मिलता और हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाओ। कहते ये तुम्हें करना है सो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ नहीं है। गरज वाला मतलब जिसको लगता है कि वो अपना काम खुद कर लेगा। ठीक है, खुदगर्ज इंसान है, वो झड़प सकता है आपसे। ठीक है, कठोरता से बात कर सकता है। तो कहते ऐसे आदमी से अगर आप भी कठोरता से बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन बेगरज का आदमी, यानी बेगरज का आदमी को दाव पर पाना जरा कठिन है। ठीक है, बेगरज का मतलब जिसको गरज नहीं है। ठीक है, यानी जो आपकी हुकूमत नहीं सुनेगा। कहते हैं ऐसे को अगर आप पांव के नीचे दबाना चाहें या दाव पर लगाना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है। यानी जिसको जरूरत है वो झुकेगा, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं झुकेगा। ठीक है, अब जिसको आवश्यकता है वो तो अपना काम निकलवाएगा। कहते इसलिए इन बातों को निगाह में बांध लो। ठीक है, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी जन्म भर सिर्फ मैंने यही सीखा है कि जिसको जरूरत होगी वो आपकी क्या है, गरज करेगा। लेकिन जिसको गरज नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, वो आपके सामने बिल्कुल नहीं झुकेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, बाकी तुम समझदार हो। ऐसा कहकर मुंशी जी ने अपने बेटे को नौकरी पर जाने के लिए भेज दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया और वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें बड़ी ध्यान से सुनी, तब वो घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में, अब विस्तृत क्यों कहा, क्योंकि संसार तो बहुत बड़ा है। विस्तृत संसार में उनके लिए उनके पास सिर्फ 3 चीजें थी। धैर्य जो है वो उनका मित्र था, यानी हमेशा धीरज से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, क्योंकि बुद्धि उसका मार्गदर्शन थी। कोई साथी नहीं था जो उसको दिशा दिखा दे, बुद्धि उसका साथ दे रही थी। और आत्मलंबन था। आत्मलंबन का मतलब होता है खुद अपना काम करने की पहल जो उनके पास थी, अपना सहायक था, वही उसकी मदद करने वाली। 3 चीजें, धैर्य, बुद्धि और आत्म अवलंबन। ठीक है, आत्म अवलंबन से वो अपना सारा काम खुद भी कर सकते, यानी आत्मनिर्भर थे और आत्मनिर्भरता ही उनकी सबसे बड़ी सहायक थी। ठीक है, मदद करने वाली थी, लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। कहते इतना कुछ होने के बाद कई बार क्या होता है, घर से आप शुभ टाइम पे निकलते हो, तो ऐसे भी वो भी शुभ टाइम पर ही निकले थे। जाते नमक विभाग के दरोगा पर प्रतिष्ठित हो गए। जैसे ही जॉब के लिए अप्लाई किया, नमक विभाग में, यानी नमक का जो डिपार्टमेंट था उसमें सिपाही तैनात कर दिए गए। अच्छा वेतन, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। यानी सिपाहियों को कहते हैं ना लोग कि भाई पुलिस में लग गया है, ठीक है, फौज में लग गया है, तो पुलिस में लगना या सिपाही बनना अच्छा वेतन तो होता ही होता है, लेकिन ऊपरी पैसे का ठिकाना नहीं है। क्योंकि हम पुलिस वालों को क्या मानते हैं, भ्रष्ट मानते हैं। क्यों, हमें लगता है पुलिस वाला है, तनख्वाह तो लूटता ही है, साथ में ऊपरी पैसा भी लेता है, रिश्वत भी लेता है। ठीक है, किसी भी चौक पर आपको सिपाही दिख जाए तो आपके दिमाग में पहला सवाल यही आएगा, जबकि हर कोई ऐसा नहीं होता। आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे। वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला, यानी जैसे ही पद पे मिला तो मुंशी जी जो उनके पिता थे उनको सुख संवाद, शुभ समाचार मिला कि चलो ठीक है, जैसा मैं चाहता था वैसी नौकरी मिल गई। तो वो फूले ना समाये। अब यहाँ पर मुहावरे बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेमचंद जी जो है मुहावरों में बहुत सारी बातें कह देते हैं। ठीक है, तो फूले ना समाये यानी कि बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए, क्योंकि जैसे वो चाहते थे वैसी नौकरी मिल गई। एक तो अच्छी नौकरी, ऊपर से ऊपरी कमाई वाली। महाजन कुछ नरम पड़ गए, यानी महाजन का मतलब जिनसे उन्होंने कर्ज ले रखा था, वो कुछ नरम हो गए, अर्थात शांत हो गए। शांत किस लिए, कि अब बेटा कमाने लगा है, कर्ज तो मिल ही जाएगा, इसलिए अब वो महाजन भी, साहूकार भी ज्यादा अकड़ नहीं दिखाते थे। ठीक है, कलवार की आशा लता लहराई। अब कलवार का मतलब शराब बनाने वाले जो लोग होते हैं उनकी आशा लता लहराई। आशा लता का मतलब कि उन्हें लगने लगा कि दरोगा जी आ गए हैं, ठीक है, थोड़ी शराब वराब बनाने का जो काम है वो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिपाहियों को ये माना जाता है कि इन चीजों में ये भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तस्करी करते हैं, जो भी शराब की जो ठेके होते हैं उनमें इनका भगत मिली होती है, ऐसा माना जाता है। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। अब पड़ोसी तो जलने लगे, यानी उन्नति से जलने लगे। भाई अच्छा एक बेटा था, अच्छी जॉब पे लगे, ऊपर से ऊपरी कमाई और होने लगी। तो इस तरह से मतलब उनके हृदय में
सूल सी उठने लगी, वो भी बड़े मतलब उन्नति से चलने लगे कि इनका तो काम बड़ा अच्छा हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब जो अगला है यहाँ से, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं ताकि आपको समरी जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आपको इतना दोबारा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, दोबारा रिवीजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका ये रिवीजन दोबारा ही हो रहा है, तो आप साथ साथ दोबारा पढ़ते रहिए, जहां पर अटक रहे हो उसको दोबारा देख लीजिए, खासतौर से पोइट्री सेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपके 14 सितंबर से आपका जो हिंदी का टेस्ट आ रहा है, वीकली जो टेस्ट है, उसमें आपके पोइट्री सेक्शन के दोनों चैप्टर आएंगे, कबीर और मीरा। तो बेटा आपने ध्यान रखना है कि उसमें मैंने वीडियो जो भेजी है, एक एक पद, ठीक है, वर्ड मीनिंग दोबारा रोक रोक के ध्यान से समझ के उसे अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, और उसे रिवाइज करना है, क्योंकि इन बिटवीन क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, तो आपने अच्छी से तैयारी करनी है। ठीक है, आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।